प्रतिष्ठा की। मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पैदा नहीं हुआ। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। गुजरात के मेहसाणा में एक छोटा सा कस्बा है वडनगर। 1944 में एक स्कूल टीचर बाबूराम नायक ने पहली बार वहां पर संघ की शाखा लगाई। साल 1958 की दीपावली के रोज प्रांत प्रचारक ईमानदार इस कस्बे के प्रवास पर थे। उनके आने पर वडनगर की शाखा में खास आयोजन किया गया। वकील साहब को बाल स्वयंसेवकों को संघ के प्रति निष्ठा की शपथ दिलानी थी। इन स्वयंसेवकों की लाइन में एक 8 साल का लड़का भी खड़ा था। नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी के पिता वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे। नरेंद्र मोदी सुबह के समय अपने पिता की चाय की दुकान पर मदद करते थे और फिर स्कूल की ओर रुख करते थे। उस वक्त के रीति रिवाजों के अनुसार उनकी शादी भी जल्द ही हो गई। 18 की उम्र में मोदी घर से गायब हो गए। उनके भाई बताते हैं कि 2 साल तक नरेंद्र कहां है, इसके बारे में उन्हें भी कोई जानकारी नहीं थी। उस अज्ञातवास से 2 साल के बाद मोदी जब घर लौटे तब उन्होंने अहमदाबाद की ओर रुख किया। वहां वो अपने चाचा के साथ उनकी चाय की कैंटीन पर काम करने लगे। इसके कुछ समय बाद उन्होंने अपना कार्य करने का संकल्प लिया। पहला ठिकाना बना अहमदाबाद का गीता मंदिर, जहां स्वयंसेवकों का आना जाना लगा रहता था। धीरे धीरे उनका ठिकाना भी बदला। अगला ठिकाना बना अहमदाबाद में संघ का मुख्यालय केशव भवन। यहां से धीरे धीरे उनका राजनीतिक सफर भी शुरू हुआ। आपातकाल के दौरान उनके कार्यों को देखते हुए आपातकाल खत्म होने पर पहली बार जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्हें एक प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी गई। जिम्मेदारी थी संघ और उसके अलग अलग संगठनों के बीच समन्वय बनवाना। 80 के दशक खत्म होते हुए जनसंघ, जो भारतीय जनता पार्टी बन चुकी थी, उसके गुजरात में संगठन मंत्री की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को सौंपी गई। नरेंद्र मोदी को उस समय गुजरात के 2 बड़े कद्दावर नेता शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल का अनुचर बन उन्हें मजबूती देने की जिम्मेदारी दी गई थी। नरेंद्र मोदी अपने कार्य से नहीं चूके। पहले न्याय यात्रा और लोक शक्ति रथ यात्रा की रूपरेखा बनाकर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दिया। नतीजन लोकसभा में 26 में से 12 सीट भाजपा के खाते में आई। इसके बाद 1990 में भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा एक यात्रा की गई। नाम था रथ यात्रा। यह यात्रा पार्टी के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में होनी थी। इस यात्रा की गुजरात के फेज की जिम्मेदारी संगठन मंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी गई। मोदी ने यात्रा के उस फेज जिसकी जिम्मेदारी उनको दी गई थी उसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उनकी सफलता को देखते हुए उनकी जिम्मेदारियों को और बढ़ाया गया और 1992 में जब भाजपा ने कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा लहराने की ठानी, तब उस 47 दिनों की यात्रा का संयोजक नरेंद्र मोदी को बनाया गया। यात्रा के अंत में 26 जनवरी को लाल चौक पर तिरंगा लहराया गया। तिरंगा लहराने के तुरंत बाद जो पत्रकार वार्ता हुई उसमें मुरली मनोहर जोशी, जो उस समय पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और जिनकी अगुवाई में यह पूरी यात्रा हुई थी, उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए नरेंद्र मोदी को उनसे परिचित करवाया। यह मोदी की राष्ट्रीय स्तर की प्रेस के साथ पहला परिचय था। समय बदला और गुजरात में कुछ ऐसे समीकरण बने कि वहां के स्थापित बड़े नेताओं ने नरेंद्र मोदी को गुजरात से बाहर निकालने की मांग की। कारण भी बहुत थे, पर सबसे बड़ा यह बताया गया कि उनका राज्य की राजनीति में दखल बढ़ता जा रहा है। मोदी को 4 राज्यों का प्रभारी बनाया गया और गुजरात से बाहर भेज दिया गया। नरेंद्र मोदी बाहर रहते हुए भी अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते रहे। इसी दौरान हिमाचल में भी विधानसभा के चुनाव हुए और भाजपा की सरकार बनी। इस सरकार के बनने में नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस सरकार में प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। समय बदला और गुजरात में केशुभाई पटेल के खिलाफ संगठन में आवाज उठने लगी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तब नरेंद्र मोदी को बुलाया और उन्हें वापस गुजरात जाने का आदेश दिया।
7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ लेने के बाद चुनौतियां भी बहुत आई, कभी संगठन से, कभी पार्टी से, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती रही गोधरा कांड। गोधरा कांड के बाद तो शीर्ष नेतृत्व ने उनका इस्तीफा लेने का मन बना लिया। गोवा में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह इस्तीफा लेने पर मंजूरी बनी, लेकिन जब तक मोदी से इस्तीफा मांगा जाता, मोदी ने उस मंच से अपने संबोधन में पहले तो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, उसके बाद खुद इस्तीफे की पेशकश कर दी। इस्तीफे की बात सुनकर मानो वहां आए कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय मंच पर बैठे हुए थे, ये समझ ही नहीं पाए कि आखिर उनके सामने ये हो क्या रहा है। कुछ देर में उन तक भी संघ का फैसला पहुंच गया था। फैसला था मोदी को किसी भी हालात में मुख्यमंत्री के पद से ना हटाया जाए। हुआ भी यही। मोदी ने अपनी पहली टर्म पूरी करने के बाद गुजरात में दोबारा इलेक्शन जीते। ऐसे 3 बार हुआ। बीच में कुछ छुटपुट विरोध और बगावतें उनके खिलाफ हुई, लेकिन उन्हें भी मोदी ने बहुत आराम से सुलझा लिया। 2012 की जीत के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। 2012 में गुजरात का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने पहली बार मीडिया से हिंदी में बात की। इससे पहले वो गुजराती में बात किया करते थे। कारण भी बताया जाता है। कारण बताया जाता है कि इस बात का संबोधन गुजरात के लिए नहीं अपितु पूरे भारत भर के लिए था। धीरे धीरे नरेंद्र मोदी का कद संगठन और पार्टी दोनों में बढ़ने लगा। गुजरात में तीसरी जीत के बाद उनकी टीम उन्हें भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू कर चुकी थी। मोदी जहां भी जाते वहां वो अपने गुजरात मॉडल की बात करते थे। वहीं भाजपा के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी अपनी पीएम इन वेटिंग के दावे पर अडिग बैठे हुए थे। समय आगे बढ़ा। 8 जून 2013 लोकसभा चुनाव से तकरीबन 1 साल पहले गोवा में एक बार फिर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठी। इस कार्यकारिणी में लाल कृष्ण आडवाणी नहीं पहुंचे थे। वो दिल्ली में कौ भवन में थे। 9 जून को कार्यकारिणी समाप्त होने के बाद घोषणा की गई कि आने वाले चुनावों के लिए बनाई गई राष्ट्रीय चुनाव समिति के संयोजक नरेंद्र मोदी होंगे। आडवाणी अभी भी अपने दावे पर अडिग थे। उन्हें लगा कि एनडीए के बाकी दल इसका समर्थन नहीं करेंगे, मोदी के साथ कभी नहीं जाएंगे। थोड़ा बहुत ऐसा हुआ भी। एनडीए के साथ ही रहे नीतीश कुमार उनसे अलग हो गए, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के इलेक्शंस में अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। मई 2014 में भारत को एक नया प्रधानमंत्री मिला। नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सफर अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी बदस्तूर जारी है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश हो जो गरीबी से मुक्त हो, समृद्धि से युक्त हो, जो भेदभाव से मुक्त हो, समानता से युक्त हो, जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, पारदर्शिता से युक्त हो। जन समर्थन से शासन कैसे चल सकता है, जन भागीदारी से शासन कैसे चल सकता है, जनता जनार्दन की अगुवाई में सरकार कैसे चल सकती है, इसके अनेक उदाहरण आपने देखे हैं। लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि मोदी जी थकते नहीं हो क्या, इतना दौड़ते रहते हो। मैंने कहा 125 करोड़ देशवासी हर पल मुझसे एक कदम आगे चलते हैं, हर बात में मेरा साथ देते हैं। उनके लिए ये जिंदगी खपाने का जो आनंद है वो मुझे थकने नहीं देता है, मुझे काम करने की प्रेरणा देता है।